ट्राइटन सोलर सिस्टम का एक ऐसा चंद्रमा जिसका अजीब ऑर्बिट वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है, क्योंकि यह अपने ग्रह नेपट्यून के चारों ओर उसके रोटेशन की विपरीत दिशा में ऑर्बिट करता है। ट्राइटन सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमयी चंद्रमाओं में से एक है, क्योंकि हम अभी इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी से करीब 30 AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद है। यह इतनी दूर है कि अभी तक हम इस पर केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट भेज पाए हैं, वो भी आज से 30 साल पहले इसके कई किलोमीटर ऊपर से फ्लाईबाई करते हुए गया था, जिसमें हमें इसकी सरफेस पर पानी, बर्फ, अमोनिया और मीथेन गैस उगलने वाले ज्वालामुखी भी देखने को मिले। जी हाँ, आपने सही सुना, इसकी सरफेस पर पानी उगलने वाले ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिन्हें क्रायो वोल्केनो कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के सबसे मिस्टीरियस चंद्रमाओं में से एक की सैर पर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ट्राइटन की सरफेस और जमीन के नीचे क्या छुपा है। ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो 13 और चंद्रमाओं के साथ मिलकर नेपट्यून को ऑर्बिट कर रहा है। पर इन सभी चंद्रमाओं में ये खास इसलिए भी है क्योंकि जहां नेपट्यून के दूसरे मून्स सोलर सिस्टम के दूसरे मून्स की ही तरह अपने प्लैनेट को एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिट करते हैं, वहीं यह नेपट्यून को क्लॉकवाइज दिशा में ऑर्बिट करता है। इस ऑर्बिट पैटर्न को रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहा जाता है। इसके इस तरह से नेपट्यून को ऑर्बिट करने का कारण वैज्ञानिक एक बड़ी एस्टेरॉइड की टक्कर मानते हैं, जिसने इसके ऑर्बिट में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया कि यह एक उल्टी दिशा में अपने ग्रह को ऑर्बिट कर रहा है। इतना ही नहीं, यह अपनी एक्सिस पर भी करीब 30 डिग्री तक झुका हुआ है। इसका भी कारण उसी एस्टेरॉइड की टक्कर को माना जा रहा है, जिसके चलते इसके ऑर्बिट में ये बदलाव आया है। वैसे ट्राइटन मून नेपट्यून के चारों ओर उल्टी दिशा में ऑर्बिट करने के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि अगर आप इसके ऑर्बिट को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह अपने ग्रह को इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं बल्कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जो कि काफी अजीब है, क्योंकि सोलर सिस्टम के ज्यादातर ग्रह और चंद्रमा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और यही इलिप्टिकल ऑर्बिट उन सेलेस्टियल बॉडीज को कभी दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर ले जाता है तो कभी उसके काफी करीब लेकर आता है। इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह सूर्य को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन क्योंकि ट्राइटन अपने ग्रह को एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसलिए लगातार यह अपने ग्रह से एक निश्चित दूरी पर बना रहता है और न तो उसके ज्यादा पास जाता है और न ही उससे ज्यादा दूर होता है। वैसे इसकी इतनी यूनिक बातों को देखते हुए कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि इसका निर्माण नेपट्यून ग्रह के साथ नहीं हुआ है, यानी यह पहले नेपट्यून का मून नहीं था, बल्कि यह एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट था जो शायद काइपर बेल्ट रीजन में रहकर सूर्य को ऑर्बिट कर रहा था, पर किसी कारण से यह काइपर बेल्ट से निकलकर नेपट्यून ग्रह की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में फंस गया और तभी से यह उसे एक चंद्रमा की तरह ऑर्बिट कर रहा है। इस थ्योरी को इसलिए भी सपोर्ट दिया जाता है क्योंकि ट्राइटन मून और काइपर बेल्ट के कई ऑब्जेक्ट्स में काफी ज्यादा समानताएं देखने को मिलती हैं। खासकर अगर काइपर बेल्ट में मौजूद डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो की बात की जाए तो यह दोनों एक दूसरे से काफी मिलते हैं। यहाँ तक कि इनकी कंपोजिशन और सरफेस पर बने पैचेस भी काफी ज्यादा सिमिलर हैं और इन दोनों पर ही क्रायो वोल्केनोज एक्टिविटीज देखी गई हैं। ट्राइटन मून पूरे सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा मून है और एक खास बात है कि इसका आकार काइपर बेल्ट में मौजूद डॉर्फ प्लैनेट प्लूटो से भी बड़ा है। आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि प्लूटो काइपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। 2015 में पहली बार प्लूटो से फ्लाईबाई करते हुए न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने इसकी सरफेस की फोटोज ली थी, जिन्हें जब वैज्ञानिकों ने देखा तो वे काफी हैरान रह गए, क्योंकि प्लूटो की सरफेस 1989 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट द्वारा खींची गई ट्राइटन मून की सरफेस फोटो से काफी ज्यादा मिलती थी। जिसके बाद जब डिटेल रिसर्च की गई तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के कंपोजिशन एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का निर्माण एक ही तरह से और शायद एक ही जगह पर हुआ है। पर आज से कई बिलियन साल पहले शायद किसी एस्टेरॉइड की टक्कर या फिर किसी बड़े ऑब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर यह काइपर बेल्ट से निकलकर नेपट्यून ग्रह की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में फंस गया और उसको ऑर्बिट करने लगा। वैसे ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि किसी ट्राइटन जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को अपनी ऑर्बिट से हटाकर किसी ग्रह की ओर खींचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फील्ड की जरूरत होती है और शायद इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस भी एस्टेरॉइड ऑब्जेक्ट की टक्कर इस चंद्रमा से हुई होगी वह काफी ज्यादा बड़ा होगा।
फर्स्ट विजिट ऑन ट्राइटन मून। 1989 के फ्लाईबाई के दौरान जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इसके ऊपर से गुजर रहा था तो इसकी सरफेस की कई पिक्चर्स खींची गईं, जहां पर हम साफ साफ इसकी सरफेस पर मोटी नाइट्रोजन आइस की परत देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों की माने तो इसकी सरफेस पर कई तरह के कार्बन, केमिकल कंपाउंड्स और पानी की जमी बर्फ मौजूद है। पर खास बात यह है कि यही सेम सरफेस आइस कंपोजिशन हमें कुइपर बेल्ट में मौजूद प्लूटो की सरफेस पर भी देखने को मिलती है। इन दोनों पर ही आपको बहुत ही कम क्रेटर देखने को मिलेंगे। क्रेटर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट साइट, जिनका निर्माण बड़ी एस्टेरॉयड की टक्कर से होता है। वैसे क्रेटर का ज्यादा न मिलना ये मतलब नहीं है कि इस पर एस्टेरॉयड की टक्कर नहीं हुई, बल्कि इसका मतलब है कि इसकी सरफेस के नीचे काफी ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ट्राइटन के निर्माण के समय इससे कई बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स की टक्कर हुई थी, लेकिन क्योंकि इसकी सरफेस के नीचे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज और टेक्टोनिक हलचल काफी ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर बने बड़े बड़े एस्टेरॉयड के क्रेटर भी समय के साथ फीके पड़ गए और कुछ तो पूरी तरह से गायब हो गए। बिल्कुल उसी तरह जैसे पृथ्वी पर ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होने के कारण हमें बड़े क्रेटर्स देखने को नहीं मिलते, जबकि पृथ्वी के चंद्रमा पर किसी भी तरह की कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटीज न होने के कारण आपको इसकी सरफेस पर कई बिलियन साल पुराने क्रेटर्स भी काफी प्रिजर्व्ड कंडीशंस में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्राइटन की सरफेस पर आपको कई बड़े बड़े लाल कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे, जिनका निर्माण मीथेन गैस के सूर्य से आने वाले यूवी रेडिएशन के साथ रिएक्शन करने पर हुआ है। इसी तरह के सेम पैचेस आपको प्लूटो की सरफेस पर भी देखने को मिलेंगे। वैसे वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि इनमें कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद हैं। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक लाइफ से है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लाइफ के लिए आवश्यक बेसिक केमिकल होते हैं, जिनसे लाइफ की शुरुआत होती है। और इस तरह के कई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको सोलर सिस्टम में घूम रहे बहुत से एस्टेरॉयड के अंदर भी देखने को मिलेंगे। पर इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ की शुरुआत के लिए एक अर्थ जैसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट और लिक्विड पानी की जरूरत होती है, पर ऐसा कुछ भी ट्राइटन या फिर प्लूटो के पास नहीं है। और क्योंकि ट्राइटन सूर्य से भी काफी ज्यादा दूर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा लाइट एंड हीट एनर्जी भी नहीं पहुँचती कि इसकी सरफेस पर किसी तरह का जीवन पनप सके। पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि भले ही ट्राइटन चंद्रमा की सरफेस पर किसी तरह के जीवन की संभावना ना हो, लेकिन इसकी मोटी बर्फ की चादर के नीचे लिक्विड पानी के समुद्र मौजूद हो सकते हैं और शायद वहाँ पर किसी तरह का जीवन भी मौजूद हो, क्योंकि ट्राइटन चंद्रमा का कोर काफी ज्यादा एक्टिव है, जहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो लगातार इसके कोर में गर्मी पैदा कर रहे हैं, जो गर्मी इसके कोर से होती हुई सरफेस तक पहुँचती है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके सरफेस के नीचे एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर बर्फ को पानी के रूप में रहने के लिए एनफ हीट एनर्जी मिल पाती है। और इसकी सरफेस पर मौजूद क्रायोवोल्केनोज इस बात का सबूत देते हैं कि इसकी सरफेस के नीचे लिक्विड पानी मौजूद है, और हो सकता है कि इसकी सरफेस के नीचे मौजूद इन लिक्विड पानी के समुद्रों में किसी तरह का जीवन भी मौजूद हो, क्योंकि यही सेम कंडीशन सोलर सिस्टम में कई और ग्रहों के चंद्रमा पर भी देखी जाती है, जिनमें जुपिटर और शनि ग्रह के ऐसे कई चंद्रमा हैं जहां मोटी बर्फ की चादर के नीचे लिक्विड पानी के समुद्र होने के सबूत मिले हैं। क्रायोवोल्केनो ऑन ट्राइटन। वैसे क्या आपने कभी ऐसे वोल्केनोज के बारे में सुना है जो आग नहीं बल्कि अपने अंदर से पानी और बर्फ की बौछार करते हैं? अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए, क्योंकि ट्राइटन की सरफेस पर बहुत से वोल्केनोज मौजूद हैं, लेकिन उनसे आग या लावा नहीं बल्कि पानी के फव्वारे और जमी हुई बर्फ निकलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यही लिक्विड वाटर जब इसकी सतह पर ज्वालामुखी से निकलकर गिरता है तो इसी के कारण इस पर मौजूद बड़े बड़े क्रेटर समय के साथ फीके पड़ जाते हैं और फिर मिट जाते हैं। इस तरह के क्रायोवोल्केनोज से निकले हुए बर्फ और पानी से ट्राइटन पर कई बड़े बड़े प्लेन सरफेस वाले रीजन बन चुके हैं, जिन्हें वैज्ञानिक प्लैनेशिया कहकर बुलाते हैं। क्रायोवोल्केनो में होने वाले यह विस्फोट इसकी सतह के नीचे मौजूद लिक्विड समुद्रों और जमी हुई बर्फ के कारण होता है, जो थॉलिन्स नाम के प्रोसेस का हिस्सा है। एटमॉस्फेयर ऑफ ट्राइटन। वैसे पृथ्वी के चंद्रमा के पास तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन नेपट्यून के इस ट्राइटन मून के पास एक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसे वॉयेजर 2 ने भी अपनी यात्रा के दौरान देखा था। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और पानी मौजूद है, पर इसका एटमॉस्फेयर समय के साथ पतला और घना होता रहता है। गर्मियों में जब नेपट्यून सूर्य के काफी करीब होता है
तो ट्राइटन का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा घना हो जाता है, क्योंकि उस दौरान इसकी सरफेस पर मौजूद ज्यादातर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भाप बनकर इसके एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही नेपट्यून सूर्य से दूर जाने लगता है तो इसका एटमॉस्फेयर भी पतला होने लगता है और इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस जमकर वापस इसकी सरफेस पर जमने लगती हैं। वैसे अभी तो वैज्ञानिकों के पास इसके क्रायो वोल्केनो से निकलने वाले वाटर मॉलिक्यूल और कंपोजिशन का कोई डेटा नहीं है, पर उनका मानना है कि जैसे इसकी सरफेस पर कई केमिकल कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है कि यह इसके क्रायो वोल्केनो इरप्शन के दौरान ही इसकी सरफेस पर पहुंचे हों और शायद इसकी सतह के काफी नीचे मौजूद लिक्विड पानी के समुद्रों में इन केमिकल कंपाउंड से किसी तरह का जीवन भी पैदा हुआ हो, जो माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है, जो इंसानों की नजरों से दूर इसके जमीन के नीचे तैर रही हो। आपको क्या लगता है कि क्या ट्राइटन के जमीन के नीचे छुपे समुद्र में किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।